नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों। आज का जो सेशन है उसमें हम शुरू कर रहे हैं हमारा मेटीरियोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी, या हम बोल सकते हैं मौसम विज्ञान या कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। 2 से 3 लेक्चर में ये वीडियो कंप्लीट होगा। कोशिश करेंगे कि आज ही के दिन ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्या है ये? कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर भी दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, और साथ में एग्रीकल्चर मतलब जो है क्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। बस इतना सा है, पर इंट्रोडक्शन पार्ट पूछा है, मतलब कि बेसिक सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम एग्रोमेट्रोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी होता क्या है। तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं, सिर्फ मेट्रोलॉजी क्या होता है। तो देखो, ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। लॉजी लगा है, मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक, ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है? तो ये 2 ग्रीक वर्ड है। ठीक, एक होता है मेटीरियो और एक होता है लोगोस, या लोगी भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अबाउट द अर्थ सरफेस, अबाउट द अर्थ सरफेस, अबाउट दी अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊपर, या लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? अध्ययन करना। और इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? एटमॉस्फेयर। क्या लिख सकते हैं इसको? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। क्या लिख सकते हैं? अबाउट दी अर्थ सरफेस का मतलब क्या है? वायुमंडल। अबाउट दी अर्थ सरफेस का मतलब क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह से ऊपर, सतह से ऊपर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की अगर बात करें तो पृथ्वी की सतह से ऊपर क्या है? मान लो ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की सतह से ऊपर क्या मिलेगा आपको? पृथ्वी की सतह से ऊपर ये आपको क्या मिलेगा? वायुमंडल मिलेगा। ये सारा क्या है? वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह से ऊपर। अबाउट दी अर्थ सरफेस, तो मान लो ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के ऊपर क्या है? वायुमंडल है ये। ठीक है, अबाउट दी अर्थ सरफेस। तो समझ से जाना कि जो कृषि मौसम विज्ञान है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो मेटीरियो मतलब होता है वायुमंडल, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। लेकिन या फिर मैं बोल सकता हूँ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल या मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मौसम विज्ञान को? साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का विज्ञान या वायुमंडल के विज्ञान का अध्ययन करना, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जो कुछ भी है उसका अध्ययन करना मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहलाता है। लेकिन अब हम यहाँ में पढ़ना क्या है? हम एग्रीकल्चर से हैं, तो हमें पढ़ना क्या है? कृषि मौसम विज्ञान, एग्रीकल्चर की हमें बात करनी है। तो एग्रो मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चा? यहाँ पे अगर मैं एग्रो मेट्रोलॉजी की बात करूं या एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की बात करूं, तो वो क्या होता है? एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की बात करूं, कृषि मौसम विज्ञान की, कृषि मौसम विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? देखो, कृषि मौसम विज्ञान का मतलब समझो। देखो, मौसम विज्ञान का मेट्रोलॉजी का मतलब तो हो गया कि स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का अध्ययन करना। लेकिन अब यहाँ पे एग्रो लगा है, मतलब वायुमंडल का अध्ययन तो करना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिलेशन में? क्रॉप के रिलेशन में, फसलों के संबंध में, है ना। क्यों? क्योंकि हमें फसल उत्पादन चाहिए, हमें क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो फसल उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ये मेट्रोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा आपको कि मेट्रोलॉजी का अध्ययन क्यों करते हैं, किस लिए ज़रूरी है। तो पहले लिखो क्या है। एग्रोमेट्रोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इन रिलेशन टू प्लांट। क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ atmosphere in relation to plant या in relation to crop, in relation to plant या in relation to crop। ठीक है, मतलब फसलों के संबंध में वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? in relation to crop production, in relation to crop for increasing the
क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ऐसा लिख लो, इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जो हमारी फसल की उपज है, फसल की उपज को बढ़ाने के लिए फसलों से संबंधित वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। हिंदी में लिखो क्या है, देखो मैंने क्या लिखा, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए फसलों से संबंधित वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कृषि मौसम विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। मतलब हमें क्रॉप से संबंधित, हमें क्यों क्रॉप के संबंधित क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम क्रॉप के संबंध में वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉप के संबंध में। क्यों, इससे फायदा क्या होगा, देखो इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, समझो। अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे मान लो हमें क्रॉपिंग पैटर्न लगाना है ना, जैसे आप अभी पढ़ते हो, हमने क्रॉप प्रोडक्शन पूरा पढ़ा, हमने देखा कि जो राइस की फसल है उसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छा है ना। गेहूं की फसल के लिए जो है वेजिटेटिव के समय मॉइस्ट एंड कूल चाहिए, और रिप्रोडक्टिव के समय ड्राई और जो है वार्म टेम्परेचर चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी है। तो वो फसल पर्टिकुलर उस वातावरण में होती है, ये कैसे पता चलेगा, इन्वायरमेंट की स्टडी से पता चलेगा, क्लाइमेट की स्टडी से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें कौन सी फसल लगाना है, मतलब किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर, मान लो कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, कोई भी आप स्टेट ले लो, कोई भी राज्य ले लो, वहाँ पर उस राज्य में ये फसल होगी, ये किस पर निर्भर करता है, सोइल पर निर्भर करता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है कि जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, क्या उस फसल के लिए सूटेबल है या नहीं। तो क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड करने के लिए हमें मेट्रोलॉजी की स्टडी करना पड़ता है। फिर सोइंग टाइम, किस समय हमें बुआई करना है। अगर हमने अर्ली सोइंग कर ली, पता चला बाद में बारिश नहीं हुई, तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। अगर हमने बाद में सोइंग करी और पता चला क्या हुआ, अर्ली सोइंग कर दी, पता चला बाद में बारिश नहीं हुई, तो फसल खराब। अगर हमने बाद में सोइंग करी और जो फसल जब पकने आ गई तब अगर मान लो बारिश नहीं हुई, तो मौसम खराब। तो वह सारी स्टडी हम करते हैं कि कब रेनफॉल की क्या स्टेटस है, रेनफॉल को हम फोरकास्ट करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आज अगर हमें पता चल जाए, आज की बात कर रहा हूँ, आज हमें पता चल जाए कि अगले 24 घंटे के अंदर बारिश होने वाली है, तो अगर हमें आज पता चल गया कि अगले 24 घंटे में बारिश होने वाली है, तो हम इरिगेशन नहीं देंगे हमारी क्रॉप में, है ना। आपने प्लान बना लिया कि यार भाई इरिगेशन का समय आ गया, अब हमें फसल में इरिगेशन देना है, लेकिन आपने क्या किया, मौसम का फोरकास्ट देखा, पूर्वानुमान देखा कि भैया 24 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है, तो हम इरिगेशन नहीं देंगे, ये एक फ़ायदा। दूसरा, मान लो आपने प्लान किया कि यार हमारे जो है फसल में खरपतवार बहुत हो गए हैं, इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज रोग बहुत लग रहे हैं, तो हमें या तो क्या चाहिए, केमिकल या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, है ना। लेकिन आपने देखा कि यार 24 घंटे के अंदर बारिश का अलर्ट है, 24 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है, तो हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज स्प्रे करके आए, पता चला कि बारिश हो गई 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो जितना आपने स्प्रे किया वो सब बह के चला जाएगा, तो आपका जो है पैसा है वो भी बर्बाद होगा, और जो जिस पर्पज़ से आपने स्प्रे किया वो भी काम नहीं आएगा। दूसरा, मान लो आपको फसल को फर्टिलाइजर देना है, यूरिया देना है, तो आप अगर देखोगे कि नहीं यार बारिश होने वाली है, तो फर्टिलाइजर यूरिया नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि बारिश में धुल जाएगा, पूरा बह के चला जाएगा, ठीक। तो इस वजह से हमें मेट्रोलॉजी की स्टडी करना पड़ती है। तो ये हमने समझा कि एग्रोमेट्रोलॉजी होता क्या है और क्यों इसकी स्टडी हम करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की स्टडी के बाद। अब यहाँ पर जो है चीज़ें आती है, क्या चीज़ें आती है, यहाँ पर चीज़ें आती है, आपने देखा होगा कि जो अर्थ का जो पूरा सिस्टम है ये 4 स्पेयर में बटा हुआ है, वैसे तो 3 स्पेयर में, देयर आर 4 स्पेयर में लिख सकता हूँ, जो है अर्थ के अंदर कितने इंक्लूड है, 4 स्पेयर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अर्थ इंक्लूडेड 4 स्पेयर, ऐसा कर सकते हो। अर्थ जो है 4 स्पेयर में डिवाइड है, ठीक है। अर्थ डिवाइडेड इनटू 4 स्पेयर, जनरली 3 है बट मैं यहाँ पे 4 बता रहा हूँ। 4 जो है स्पेयर में डिवाइड है, 4 मंडल में ये डिवाइड है। स्पेयर मतलब मंडल होता है, ठीक है। 4 मंडल में ये विभाजित है, पूरी पृथ्वी जो है 4 मंडल में विभाजित है। एक होता है आपका लिथोस्फीयर, ठीक। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर,
हाइड्रोस्फीयर। तीसरा होता है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और इन तीनों को ही मिलाकर बन जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, चौथा जो है वो क्या है, बायोस्फीयर है। वो तीनों का ही पार्ट है, बट यहाँ पे चार आप समझो। लिथोस्फीयर का मतलब होता है थलमंडल, थलमंडल या स्थलमंडल, थलमंडल बोलो या स्थल बोल लो। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्थलमंडल। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल हो जाएगा। ठीक, एटमॉस्फेयर मतलब आपका हो जाएगा वायुमंडल, और बायोस्फीयर मतलब हो जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जहाँ पर लिविंग बींग रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहती है, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, आप और हम हो गए। ठीक, बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड पार्ट आ जाएगा। सॉलिड मतलब हम बोल सकते हैं अर्थ। ठीक है, पृथ्वी जो है सॉलिड भाग मतलब क्या हो गया, अर्थ। लिक्विड भाग आ जाएगा इसमें, जलमंडल में क्या आ जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड में आ जाएगा आपका जल, वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाएगा आपका एयर। एयर मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, गैसेस, है ना, गैस आ जाएगा। और जैवमंडल में क्या आ जाएगा, लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स। जीवित वस्तुएं, है ना, जीवित चीजें आ जाएंगी बायोस्फीयर में, है ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, सारी आ जाएगी। अब जैसे आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो वो तो आप इसको बोलोगे एटमॉस्फेयर में, नहीं, वो जैवमंडल का पार्ट है, बायोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो जनरली आपसे पूछा जाए कि कितने हैं, तो पार्ट तीन ही है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और बायोस्फीयर जो है तीनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि देखो जीवन जो है पानी के अंदर भी है, हाइड्रोस्फीयर पानी के अंदर मछलियां हैं, वहाँ पर भी जीवन है। ठीक, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, जीव मिल जाएंगे, है ना, आपकी चिड़िया वगैरह ये भी आसमान में उड़ती रहती है। और लिथोस्फीयर मतलब थलमंडल पे आप और हम लोग हो गए, जो पशु पक्षी हो गए, वो भी थलमंडल पे मिलते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन जैवस्फीयर हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बांटूं, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक, ये हो जाएगा आपका लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आप ले लो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रायंगल बन जाएगा। ये आपका आसमान में, ठीक है, ये आपका थलमंडल हो गया, ये आपका जल हो गया, और तीनों का कॉम्बिनेशन जो है बनाकर बोल सकते हैं बायोस्फीयर है। ठीक, चलिए, तो लेकिन अब हमें मेट्रोलॉजी में पढ़ना है, मेट्रोलॉजी में पढ़ना क्या है हमें, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। ठीक, अब वायुमंडल का क्या मतलब है ये मैं बता चुका हूँ। वायुमंडल मतलब गैसेस, है ना, एयर आपको दिखेगी, हवा में एयर्स हैं, गैसेस है वहाँ पर, उसको हमने वायुमंडल बोला। अब ये पृथ्वी के चारों ओर क्यों है इसके बारे में समझेंगे, कितना हाइट पर ये है सारा समझेंगे। और एटमॉस्फेयर जो होती है, गैसेस जो होती है, ये एटमॉस्फेयर जो होता है ये गैसों का मिक्सर होता है। और ये गैसों का जो मिक्सर होता है ना, अगर आप देखोगे अभी बाहर जाके आप देखोगे आसमान में, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? पहली बात ये कलरलेस होता है ना, रंगहीन है, गंधहीन है, इनकी गंध भी नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी। ठीक है, गंधहीन है, स्वादहीन है, इसका टेस्ट भी नहीं है। आप पता हवा, तेज हवा चल रही है और आप मुंह खोल के खड़े हो कि भाई अंदर आएगी हवा, हम देखेंगे इसका स्वाद कैसा है, जो गैसेस है वायुमंडल में, तो ना तो इसका स्वाद है, ना ही इसका रंग है, ना ही इसकी कोई गंध है ना, ये गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, इट इज ए odorless, colorless and tasteless mixture of gases, ठीक है, हिंदी में साथ साथ लिखते जाना। यह गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैसों का ये मिश्रण होता है। ठीक, ये कहाँ तक फैला हुआ है?
ये कहाँ तक फैला हुआ है? इट इज एक्सटेंड द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इट इज extended up to the height of 1600 kilometer from the earth surface, due to the gravitational force of अर्थ. ठीक है, मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर क्यों है? ठीक है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है. ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है. अब पृथ्वी के चारों ओर जो है ये फैला हुआ है. ठीक है, ये पृथ्वी हमारी. अब इस पृथ्वी के चारों ओर जो है वो फैला हुआ है. ठीक है, ये पृथ्वी है. इस पृथ्वी के चारों ओर जो ये फैला हुआ है, ये पृथ्वी है. और पृथ्वी के चारों ओर आपको क्या मिलेगा? ये एटमॉस्फेयर मिलेगा. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर, ये पृथ्वी के चारों ओर जो है आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा. अब ये पृथ्वी के चारों ओर जो है, पृथ्वी के चारों ओर क्यों फैला हुआ है? पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितना है? ये 1600 किलोमीटर है. 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. अब पृथ्वी के चारों ओर ही क्यों फैला हुआ है? पृथ्वी के चारों ओर इसलिए फैला हुआ है कि पृथ्वी के पास क्या होता है? जी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है. और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अपने आप किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है. जैसे हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, है ना. तो पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे ये अपनी ओर खींचता है. इसलिए जो है ये एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर आपको मिलेगा. और कहाँ तक मिलेगा? 1600 किलोमीटर के आसपास तक ये आपको एटमॉस्फेयर मिलता है पृथ्वी के चारों ओर. किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सरफेस से लेकर 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है. ठीक है, ठीक. अब पूरा डायग्राम बना के भी बताऊंगा आपको पूरा इसका. तो हिंदी लिखना इसका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है. ऊंचाई तक फैला हुआ है. ठीक है, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैला हुआ है. तीसरा है 99% ऑफ टोटल मास. 99% of total mass within the total mass of atmosphere. 99% of total mass of atmosphere within the 40 kilometer from the earth surface. अर्थ सरफेस से मतलब पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर के भीतर ही टोटल मास का, कुल द्रव्यमान का 99% है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा. अभी हिंदी लिखो. पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर भीतर वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग है. ठीक है, अब समझना इसको क्या है. मैंने क्या बोला? ये हमारी पृथ्वी है. ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है. अब इस पृथ्वी के चारों ओर जो है क्या फैला है? वायुमंडल फैला है. ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ये पृथ्वी के चारों ओर जो है ये वायुमंडल है. कहाँ तक है? 1600 किलोमीटर तक. ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो है ये कहाँ तक फैला है? 1600 किलोमीटर तक. 1600 किलोमीटर तक क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है. ठीक है, क्या है? ये एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है. ठीक. अब इसका जो है 40% हिस्सा, कुछ इतना, मतलब 99% हिस्सा जो है वायुमंडल का, ये इसको हम कह सकते हैं 40% जो हिस्सा है, इसको ऐसे समझ लो.
40 किलोमीटर के अंदर है, 99% जो मास है, ठीक है, यहाँ से आता है, ये कितना है 40 किलोमीटर, ठीक है, और 40 किलोमीटर के भीतर ही 99% मास है, 99% मास। मतलब कि देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है और ये अपनी तरफ खींचता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी के आसपास में, पृथ्वी के पास में जो है वायुमंडल का जो मास है, एटमॉस्फेरिक मास है, वो ज़्यादा होगा, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी, एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, हवा यहाँ पास में ज़्यादा होगी। क्या 40 किलोमीटर के आसपास, 40 किलोमीटर के आसपास ही आपको सबसे ज़्यादा वायुमंडल देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा डेंस घना वायुमंडल देखने को मिलेगा। और ये जो वायुमंडल है क्यों इसके आसपास ही ज़्यादा क्यों है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो 40 किलोमीटर के अंदर ही 99% भागा जाता है, मतलब कि 40 किलोमीटर के बाद आप 1600 किलोमीटर पर जाओगे तो केवल 1% आपको वायुमंडल मिलेगा, लेकिन 99% जो द्रव्यमान है वो 40 किलोमीटर के अंदर ही है, ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अगर इसको हम एटमॉस्फेयर को क्या वर्टिकली ग्रेडियंट देखें, ऊर्ध्वाधर इसकी परतें देखें तो क्या है, तो ऊर्ध्वाधर इसकी अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें या वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ एटमॉस्फेयर, दो तरीके से लिख सकते हैं ना, वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ऊर्ध्वाधर आप बोल सकते हो क्या, ऊंचाई, वायुमंडल की परतें या ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर वायुमंडल की ऊंचाई या जो है परतें हैं। तो ऊर्ध्वाधर जो परतें हैं टोटल इसमें पहली बात एक तो मेन लेयर होती है, इसमें मेन लेयर होती है, मुख्य परत होती है। अब मुख्य परत कौन कौन सी है ये देखो, मुख्य परतें जो होती है, मेन लेयर की बात करते हैं, मुख्य परतें। अब इसमें मुख्य परतें जो हैं उनको देखो, मुख्य लेयर में आप देखोगे, मुख्य लेयर में सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा, मुख्य लेयर में आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, ठीक। दूसरा आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ठीक। तीसरा आपको मिलेगा मीजोस्फियर, मध्य मंडल, ठीक। चौथा आपको मिलेगा थर्मोस्फियर, ताप मंडल, और लास्ट मिलता है एक्सोस्फियर, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाह्य मंडल, ठीक है। थर्मोस्फियर के ऊपर आपको बाह्य मंडल देखने को मिलता है। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन लेयर होती है, क्या होती है, ट्रांजिशन लेयर होती है, ठीक है, इनके बीच में ट्रांजिशन लेयर होती है। ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाउज बोलते हैं, ठीक। और इन दोनों के जो बीच में होती है, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर मीजोस्फीयर के बीच में, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाउज। खाली याद रख लेना, पूछी तो नहीं गई है बट याद रखना चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो होता है उसको मीजोपाउज बोलते हैं, ठीक है। ये है मेन लेयर एटमॉस्फेयर की, मेन लेयर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इन दोनों के बीच में ट्रोपोपाउज, इन दोनों के बीच में स्ट्रेटोपाउज, इन दोनों के बीच में मीजोपाउज। ये ट्रांजिशन लेयर्स होती है। कभी पूछ ले कि स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, तो स्ट्रेटो और मीजो के बीच में स्ट्रेटोपाउज, मीजो और थर्मो के बीच में मीजोपाउज, थर्मो और एक्सो के बीच में पूछ ले तो आइनोपाउज या थर्मोपाउज बोल सकते हैं आप, इसको थर्मोपाउज बोल सकते हो, ठीक है। ये ट्रांजिशन लेयर होती हैं। अब वन बाय वन इन लेयर्स को हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो आप डायग्रामेटिक वे में समझ लो इसको, ठीक। डायग्रामेटिक वे में पूरा इसको समझ लो। ठीक है, डायग्रामेटिक वे में समझ लो इसको। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा हटा दूँ। सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे आपको मिलेगा क्या, पृथ्वी, ठीक है। इसको थोड़ा, इसको भी मैं डायग्रामेटिक ले लेता हूँ।
ठीक है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ये है अर्थ। और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है बच्चों, वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो पहली लेयर होती है, ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ, पहली लेयर जो होती है वो क्या होती है, ये से जाएगा घूम के, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इस तरीके से घूम के आएगा ये, है ना। तो ये पहली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रोपोपॉज या ट्रोपोस्फियर। ये क्या है, ट्रोपोस्फियर, हिंदी में लिखवा दिया है क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल। अब ये कितने किलोमीटर होती है, तो ये 8 से लेके 18 किलोमीटर तक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो ये 18 किलोमीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक ये 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे, और जो पोल्स होता है, इन पोल्स पे ये 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, ध्रुव पर ये 8 किलोमीटर होती है। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक एक जो लेयर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिशन लेयर जिसको हम बोलते हैं, ये ट्रांजिशन लेयर्स होती हैं लगभग 2 किलोमीटर की, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। यहाँ टेम्परेचर लगभग 60 से लेके -65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर पृथ्वी की सतह से जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज वाला साइन कुछ इस तरीके से ले लो, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये लाइन क्या शो करेगी, ये टेम्परेचर को शो करेगी। ठीक है, ये टेम्परेचर को शो करेगी। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। जैसे हम टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं, ध्रुव पे 8 किलोमीटर होता है इसका, और जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, वहाँ पर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। किसकी, क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल से ऊपर जो ट्रांजिशन लेयर होती है, मतलब समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक ट्रांजिशन लेयर होती है, जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, -8 से -65 डिग्री हो जाता है। मतलब यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। सब चीज़ें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर घट रहा है। और देखो यहीं पे क्या बनते हैं आपके, यहीं पे सारी चीज़ें आपकी बनती है। क्या, आपके जो बादल्स बनते हैं, जो बारिश होती है वो यहीं पर होती है आपकी। ठीक है, जो बादल आपके बनते हैं और बारिश यहीं पर होती है। ठीक है, ये आपके बादल यहीं पे बनते हैं और बारिश आपकी यहीं पे होती है। बारिश हो गया, मिस्ट हो गया, फोग हो गया, ये सारा। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सीट ऑफ वेदर फिनोमिना। वेदर फिनोमिना मतलब मौसमी घटनाओं की चादर इसको कहते हैं। इसको क्षोभ मंडल को मौसमी घटनाओं की चादर कहते हैं। क्यों, कि ऊपर बारिश यहीं होगी, बादल यहीं पे बनेंगे, मिस्ट यहीं पे होता है, कोहरा हो गया, ओस हो गया, जितनी भी बारिश की घटनाएं हैं सारी इसी मंडल में होती हैं। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा। दूसरा जो हमारा है लेयर, वो दूसरी लेयर जो है वो क्या है, वो है आपकी समताप मंडल। क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल। अब समताप मंडल ही क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इस जोन में जो है अब वापस डिक्रीज होगा। ठीक है, समताप मंडल जो है ये कितनी हाइट पर होता है, ये 8 से 18 हो गया। ये जो होता है ये लगभग पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर होता है। कहाँ से, पृथ्वी की सतह से, याद रखना नीचे से, पृथ्वी की सतह से ये 55 किलोमीटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 55 किलोमीटर होता है। ठीक है, 55 किलोमीटर तक ये होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती है। क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। जितनी भी केमिकल घटनाएं होती है वो समताप मंडल के अंदर होती है। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर ओजोन लेयर होती है, जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरण होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो वो जनरली कहाँ मिलेगी आपको, इस वाले जोन में। ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है वो आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पर होती है ओजोन लेयर। ये तो ओजोन लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, तो अर्थ की सरफेस से आप जाओगे, अर्थ की सरफेस से। ठीक है, अर्थ की सरफेस से ये होती है 20 से 30 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है ओजोन लेयर। कहाँ से, अर्थ की सरफेस से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है ओजोन लेयर। ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, अगर सूर्य किरणें डायरेक्ट हम पे पड़ती तो हम कैंसर की बीमारी से, बहुत सारी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इसके अंदर जो छेद हो रहा है, जो डिप्लीशन हो रहा है ओजोन का, वो किस कारण से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। और ओजोन की जो अपन मापते हैं, किस में मापते हैं, डॉप्शन के अंदर इसको मापते हैं। और यहाँ पर जो है आपके प्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है प्लेन वगैरह उड़ते हैं, ऐसा बना लेना यार।
प्लेन जो है आपके यहाँ पर उड़ते हैं, प्लेन वगैरह आपके जेट वगैरह सारे यहीं पे आपके उड़ते हैं, ठीक है। और या मदर ऑफ पल्स क्लाउड भी यहीं पे आपको मिलेंगे। वो सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, बस समझ लो जो डायग्रामेटिक फॉर्म है वो। फिर इसके ऊपर जो है एक लेयर आपको मिलती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपाउज, है ना। इसके जस्ट ऊपर लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपाउज। और यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसीलिए जो है ये जो मंडल है समताप मंडल, ये सबसे गर्म मंडल होता है वायुमंडल का। वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन सा है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर वापस इंक्रीज होता है। ये इस तरह से लाइन आ रही, मतलब ये टेम्परेचर वापस इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज होना, इसको बोलते हैं लैप्स रेट। इंक्रीज और डिक्रीज होना को क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं, या पतन, हिंदी में चूक दर या पतन दर कहते हैं। और ये कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर की क्या होती है? पतन दर या लैप्स रेट इसको बोला जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको लैप्स रेट बोलते हैं, और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। फ़ारेनहाइट में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। 1000 फीट पर इतना ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो समताप मंडल को है गर्म मंडल है, वार्मेस्ट लेयर है, सबसे गर्म परत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है और स्ट्रेटोपाउज ट्रांजिशन लेयर में 0 डिग्री पर पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर आती है वो क्या आती है? मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे उसको? मीजोस्फीयर बोलेंगे, मध्य मंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्लियर है? मध्य मंडल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? मध्य मंडल के अंदर ये जो इसकी जो हाइट होती है, अगर आप देखोगे अर्थ की सरफेस से इसकी हाइट लगभग होती है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर इसकी हाइट होती है अर्थ से, ठीक है। पृथ्वी से इसकी हाइट कितनी होती है? 80 किलोमीटर के आसपास होती है। और ये जो है सबसे कोल्डेस्ट रीजन है, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है बच्चा, वो लगभग -85 से 100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। -85 से 100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, बस ये याद रखना। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? वापस डिक्रीज होता है। आप देखो यहाँ पे -85 से 100 डिग्री टेम्परेचर चला गया, मतलब टेम्परेचर क्या होता है? वापस यहाँ पर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर वापस यहाँ पर डिक्रीज होता है। और इसके मध्य जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं? मीजोपाउज, ठीक है। क्या बनेगी? मीजोपाउज। किसके मध्य? थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के मध्य में। अब आ जाती है हमारी थर्मोस्फीयर। ये जो लेयर है कौन सी? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब तापमंडल, ठीक है, तापमंडल। अब इस तापमंडल ये कहाँ तक होता है? ये 400 किलोमीटर तक। बुकों में आपको 1600 मिल जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में देखोगे आप TNU के नोट्स में तो 400 किलोमीटर तक इसकी हाइट है पृथ्वी की सतह से। और इसके नीचे जो है एक लेयर होती है जो लगभग 300 किलोमीटर होती है, 300 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से। इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। आयन मंडल, इसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोला जाता है। यह आयन मंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कौन सी? रेडियो कम्युनिकेशन यहीं पर होता है। मतलब जो रेडियो तरंगे आती है वो आयन मंडल से ही आती है। याद रखना, जो रेडियो तरंगे आती हैं जिससे हमारी टीवी वगैरह चलती हैं, तो वो कहाँ से आती है? सैटेलाइट्स वगैरह यहीं पे होती है, ठीक है। आयन मंडल में ही सैटेलाइट्स वगैरह आपको मिलती है यहीं पे। जो सैटेलाइट होती है वो यहीं पे मिलती है आपकी। और जितनी भी लंबी दूरी की जो किरणें आती है, जो रेडिएशंस आती है, वो यहीं से आती है। कहाँ से? आयन मंडल से, जिससे आपकी टीवी वगैरह चलती है। टीवी वगैरह चलती है, उसमें लेयर काम एक होती है F, E और D। ये 3 जो है रेडिएशंस मिलती है आपको आयन मंडल में। F जो होती है ये हमारी टीवी के लिए होती है और ये 24 आवर्स के लिए चलती है, ठीक है, ये रेडिएशन। E जो होती है ये केवल डे में चलती है, ठीक है, और ये केवल नाइट में चलती है, NIGST, ठीक है, रात में चलने वाली रेडिएशन से। 3 प्रकार की रेडिएशन लेयर्स यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? आयन मंडल के अंदर। F, E और D। F रेडिएशन जो है रेडियो रेडिएशन है, जिससे हमारी टीवी चलती है और 24 आवर रेडिएशन अवेलेबल होती है, ठीक। E जो है वो सिर्फ दिन में आपको मिलेगी, D जो है केवल रात में मिलेगी, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पर मिलेगा आपको। और इसके ऊपर जो है बच्चा वो क्या है? एक्सोस्फीयर है। इसके ऊपर क्या है? एक्सोस्फीयर है, जो लगभग 1600 किलोमीटर तक आप जाओगे। अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर तक आप मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला था? यहाँ पे टेम्परेचर वापस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा,
यहाँ पे टेम्परेचर वापस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी डायग्राम से आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। मैंने बोला अर्थ पर जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर मतलब क्या होता है, ये सबसे निचली परत है, ठीक है। ये कहाँ तक फैली हुई है, तो 8 से लेकर 18 किलोमीटर। 8 जो है वो ध्रुव पे होती है, 18 जो है भूमध्य रेखा पर होती है। यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं होती है, बारिश होना, बादल बनना, जो है अपना कोहरा पड़ना, ओस पड़ना, ये सारी यहीं पर होती है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। किस रेट से घटता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से घटता है, जिसको हम लेप्स रेट कहते हैं, ठीक है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम ट्रोपोपाउस बोलते हैं, ठीक। और इसके ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल क्या होता है, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर होता है, ठीक। पृथ्वी की सतह से कितना होता है, 50 किलोमीटर होता है। इसको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो। पृथ्वी की सतह से कितना होता है, 50 किलोमीटर होता है, ठीक। यहीं पर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एरोप्लेन यहीं पर चलते हैं, एरोप्लेन इसी में चलते हैं आपके, ठीक, प्लेन वगैरह। और यहाँ पर एक ओजोन लेयर होती है जो सबसे घनी होती है, कहाँ पर, 20 से 30 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर पर ये सबसे घनी होती है, इसलिए इसको ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। ओजोन स्फीयर में क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व करने का काम करती है। और ओजोन में जो क्षरण होता है, जो डिप्लीशन होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊंचाई बढ़ने पर इसमें समताप मंडल में जो है तापमान बढ़ता है, और ये सबसे गर्म लेयर है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है। देखो माइनस कितना था, 60 से 65 था, फिर 0 हो गया, मतलब यहाँ पर ये टेम्परेचर सबसे गर्म है। इसके ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है, -85 से 100 हो जाता है, मतलब ये सबसे ठंडा रीजन है कौन सा, मेसोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ये होता है। उसके ऊपर जो बात करें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाला, तो वो थर्मोस्फीयर होता है, 400 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से। उसके नीचे वाली परत जो होती है वो आइनोस्फीयर होती है, जो पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर होती है। और इसी आइनोस्फीयर के अंदर में रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी टीवी वगैरह चलती है, रेडियो वगैरह चलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यहीं से होता है। इसके ऊपर जो है एक्सोस्फीयर है, जो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा भी देता हूं इसको 1 बाय 1। चलिए, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर की। 1 मिनट। क्षोभ मंडल, ठीक है, समझो इसमें क्षोभ मंडल में क्या है। पहली चीज ये क्या है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक। दूसरा, यहां पर जो है इट कंटेंट्स, या इसको हम बोलते हैं डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों, बिकॉज इट कंटेंट्स 85% ऑफ टोटल मास, टोटल मास, कुल द्रव्यमान का 85% इसी मंडल में ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, घना भाग है वायुमंडल का। यह वायुमंडल का क्या घना भाग है, वायुमंडल का सबसे घना भाग। क्यों है, क्योंकि 85% द्रव्यमान यहीं पाया जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें 40% जो कहाँ पाया जाता है, 99% जो है वो 40 किलोमीटर में पाया जाता है। 99% जो है वो 40 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन ट्रोपोस्फीयर कितना होता है, लगभग 20 किलोमीटर होता है, 8 से 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो जो 20 किलोमीटर एरिया है, 20 किलोमीटर जो एरिया है उसमें जो है 85% टोटल मास मिल जाएगा आपको। 40 किलोमीटर में 99 है, लेकिन 20 किलोमीटर में 85 है। तो जो ट्रोपोस्फीयर है उसी में 85% आपको द्रव्यमान मिल जाएगा पूरे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। चलिए, ठीक। एयर डेंसिटी, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एयर डेंसिटी हाई होती है। तो हाईएस्ट एयर डेंसिटी, ठीक है, सर्वाधिक हवा का घनत्व यहीं मिलेगा, सर्वाधिक हवा का घनत्व यहीं पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल द्रव्यमान यहीं पर है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डेंसेंट एरिया भी बोलते हैं, डेंसेंट एरिया,
भी कहा जाता है इसको। किसको? ट्रोपोस्फीयर को डेंसेंट एरिया भी कहा जाता है। ठीक। चौथी बात यहाँ पर क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ है? इट एग्जिस्ट अप टू 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी की सतह से 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, मतलब 8 किलोमीटर जो है वो है ध्रुवों पर मतलब पोलर, और 18 किलोमीटर जो है वो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, इसलिए 8 से 18 किलोमीटर है। एवरेज हाइट इसकी लिखो तो 15 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितनी होगी? 15 किलोमीटर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सीट ऑफ ऑल वेदर फिनोमिना। ठीक है, इसे मौसमी घटनाओं की छत कहा जाता है। मौसमी घटनाओं की छत या चादर कहा जाता है। अब मौसमी घटनाएं क्या है? मौसमी घटना मतलब बच्चा यहाँ पर आपका रेन आ जाएगा, फॉग आ जाएगा, मिस्ट आ जाएगा, फ्रॉस्ट आ जाएगा, ड्यू आ जाएगा, सारी चीज़ें ना। वर्षा, फॉग आ गया आपका, मतलब कुहासा, कोहरा आ जाएगा, मिस्ट आ जाएगा, ओस आ जाएगा। ये सारा आपकी मौसमी घटनाएं कहाँ पर मिलेगी? आपको इसी के अंदर मिलेगी। क्लियर है? ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें लेयर जो होती है ट्रोपोपाउस, इसके नीचे इसके ऊपर जो ट्रोपोपाउस लेयर होती है, टेम्परेचर कितना हो जाता है यहाँ पर? -60 से लेकर -65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। किस रेट से घटता है? रेट क्या है, दर क्या है घटने की? तो वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या फिर मैं लिखूँ 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 100 फीट, या फिर मैं लिखूँ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। ये ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? लैप्स रेट। इसको बोला जाता है लैप्स रेट या पतन दर इसको कहते हैं। टेम्परेचर का डिक्रीज होना ऊंचाई के साथ टेम्परेचर का डिक्रीज होना क्या कहलाता है? लैप्स रेट कहलाता है। और कितनी होती है लैप्स रेट? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या पर 3.5 फ़ारेनहाइट 100 फीट आप ले लो, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फीयर। इसी तरह से अब सेकंड देखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल। ठीक, ये कहाँ होता है? ये अबाउ द ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, कहाँ होता है? इट इज अबाउ द ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अबाउ द ट्रोपोस्फीयर एंड extended up to the height of 50 kilometer, from the earth surface, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है ये, क्षोभ मंडल के ऊपर, और पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की
ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, कहाँ से? क्षोभ मंडल से ऊपर और पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की छत या चादर कहते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रिया की छत या चादर इसको कहते हैं। सारी केमिकल रिएक्शन यहीं पर होती है। तीसरी चीज, ये वार्मेस्ट लेयर है। क्या है ये? वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे वायुमंडल की सबसे गर्म परत, सबसे गर्म परत है ये। ठीक है, वायुमंडल की सबसे गर्म यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, -65 60 के आसपास था, तो इसमें घटते घटते कहाँ जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 से 30 किलोमीटर की जो हाइट होती है वो जो है ओजोन लेयर वहाँ पर पाई जाती है। 20 से 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर पर। और ओजोन लेयर क्या काम करती है? इट एब्जॉर्ब यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी का अवशोषण, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का घटना, O3 बोलो या ओजोन परत का घटना किस कारण से होती है? ओजोन परत का घटना ये होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। CFC की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन के अंदर छिद्र हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रही है, ओजोन परत घट रही है। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है, ये इतनी चीजें यहाँ पर याद रखना है। ठीक, ये सारा आपका हो गया समताप मंडल। और यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, इसलिए 0 डिग्री पर पहुंच जाता है और सबसे गर्म लेयर, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसके बाद आती है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है? ये कहाँ तक होती है? एक्सटेंडेड अप टू दी हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। अब पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक नहीं, यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर, अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब ये है इस समताप मंडल से ऊपर, लेकिन पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर, समताप मंडल के ऊपर, लेकिन पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मेसोस्फीयर फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सबसे ठंडी
सबसे ठंडा मंडल, ठीक है, कोल्डेस्ट स्फीयर, सबसे कोल्डेस्ट स्फीयर इसी को बोलते हैं, ठीक है, सबसे ठंडा मंडल इसी को बोलते हैं, सबसे ठंडा मंडल इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपना थर्मोस्फीयर, तापमंडल, ठीक है। सारी चीज़ नोट डाउन कर लेना वन बाय वन, इसी से आपके नोट्स बन जाएंगे और नोट्स में भी सारी चीज़ लिखी हुई है, क्लियर है। अब थर्मोस्फीयर की बात करें तो ये अबाउ दी मेसोस्फीयर एंड एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ, extended up to the height of 400 km from the earth surface, अर्थ सरफेस, ठीक है। कहाँ पर ये मध्यमंडल के ऊपर, मध्यमंडल के ऊपर और पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई तक ये फैला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वापस क्या होगा, इंक्रीज, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है। दूसरा, इसके नीचे एक लेयर होती है, ठीक है, थर्मोस्फीयर के बिलो थर्मोस्फीयर, बिलो थर्मोस्फीयर अप टू दी हाइट ऑफ 80 to 300 किलोमीटर, 80 to 300 किलोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। क्या होता है, आयन मंडल होता है, आयन मंडल होता है 80 से 300 किलोमीटर, ठीक है। थर्मोस्फीयर के जस्ट नीचे, थर्मोस्फीयर जो है तापमंडल के जस्ट नीचे, और 80 से लेके 300 किलोमीटर, क्योंकि 80 तक कौन है, मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर से लेके 300 किलोमीटर कौन सा जो है आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है। और इसी आयनोस्फीयर में अंदर क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, लंबी दूरी की रेडियो संचार, याद रखना, लंबी दूरी की रेडियो संचार यहीं से होता है। और ये किस में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, जैसे मान लो टीवी के अंदर, अब इसमें 3 प्रकार की, एक एफ होता है, ई होता है और डी जो है यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन होता है। एफ जो होता है वो टीवी के लिए होता है और 24 आवर्स चलता रहता है ये, ठीक है। ये डे में रेडिएशन चलती है और ये चलती है नाइट में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, रात में चलती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है वो एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है, और कहाँ होता है, अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर समझा किसको, एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन भी देख लो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख लो, ऐसा लिखो, कंपोजिशन संघटक, है ना। कंपोजिशन की बात करेंगे, 2 अलग अलग बात करेंगे। यहाँ मैं बात करूंगा एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल, और इधर हम बात करेंगे सॉइल, मृदा में। हालांकि ये सॉइल साइंस के अंदर फिर से बताऊंगा, बट यहीं पे भी देख लो। देखो, नाइट्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे और आर्गन की बात करेंगे, ठीक है। नियोन की भी देख लो। इनकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन लगभग कितना होता है उसमें, 78.08% के आसपास। ऑक्सीजन कितना, 20.95% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास। आर्गन 0.93% के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। और नियन 0.0018% के आसपास मिलेगा, ठीक। ये आप यहाँ पर जाओगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना ही देख लो, 3 ही। तो नाइट्रोजन यहाँ लगभग 79.02% के आसपास, ऑक्सीजन 20.6% के आसपास, और यहाँ मिलेगा आपको 0.25 से 0.30%।
मतलब 8 to 10 टाइम मोर देन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से 8 से 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चा लोग आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है, क्यों इसका यूज़ होता है, मैंने एक्सप्लेन किया। फिर जितना भी वायुमंडल के अंदर लेयर होती है उन सबको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया और सारा आपको नोट डाउन भी करवा दिया। अब इसके बाद में क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट हम पढ़ेंगे, मतलब कि 2 या 3 जो हार्डली 2 लेक्चर और होंगे, जिसके अंदर एक में हमें मानसून पढ़ना है एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे वेदर और क्लाइमेट, सोलर रेडिएशन क्या है, PAR क्या है, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन वगैरह, ये सब कुछ 2 लेक्चर और उसमें हम खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।